Assalamu alaikum friends, how are you? Welcome to my YouTube channel Learn English Literature. Today we will discuss about critical theory. The term critical is related to thinking and theory is related to ideology. That means the ideology that is related to thinking is known as critical theory. थिंकिंग किस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाती है? थिंकिंग कंस्ट्रक्ट होती है जब वर्ड्स आते हैं हमारे माइंड में, जब लैंग्वेज होती है। किसी लैंग्वेज के बगैर तो हम थिंकिंग नहीं कर सकते। जब वर्ड्स होंगे उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होगी, थॉट होगी, तो हम थिंकिंग कर पाएंगे। इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. Cognitive psychology is the study of human thought process including attention, memory, perception, decision making, problem solving and language acquisition. सबसे पहले जो टर्म क्रिटिकल थियरी है ये मैक्स हॉर्खहाइमर ने कॉइन करवाई, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, एक सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1937 में अपना एक ऐसे लिखा था जिसको इन्होंने नेम दिया ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थियरी। अगर हम ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी के मुताबिक क्रिटिकल थ्योरी को डिफ़ाइन करें तो दैट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एंड एग्जामिनिंग कल्चर एंड लिटरेचर बाय कंसीडरिंग द सोशल, हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल फोर्सेस दैट इफेक्ट इट एंड मेक इट द वे इट इज़। ये जो टर्म क्रिटिकल थ्योरी है ये किसी कल्चर को या फिर लिटरेचर को एग्ज़ामिन करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम जो इस पे इफ़ेक्ट होती हैं आउटसाइडर फोर्सेस, जैसे कि हिस्टोरिकल फोर्सेस जो होती हैं वो किसी कल्चर या लिटरेचर पे इफ़ेक्ट करती हैं। इसके बाद सोशल फोर्सेस होती हैं या फिर आइडियोलॉजिकल फोर्सेस होती हैं। तो इन आइडियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और सोशल फोर्सेस को मद्देनज़र रखते हुए जब हम किसी कल्चर या लिटरेचर को एग्ज़ामिन करते हैं तो वो कहलाता है क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी जो है एक इंस्टीट्यूट की शेप में 1920 में सामने आई और 1923 में एक फेलिक्स वेल, एक जर्मन फिलोसोफर और मार्क्सिस्ट था, जिन्होंने एक इंस्टीट्यूट फाउंड किया और इन्होंने इसमें फंड्स जो थे वो इकट्ठे किए थे और ये एक सोशल रिसर्च के लिए दी फ्रैंकफर्ट स्कूल नेम का एक इंस्टीट्यूट दरियाफ्त किया, जिसमें ये चाहती थे कि जो मार्क्सिज़म, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है उसको मज़ीद डेवलप किया जाए और उसको थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो है वो अप्लाई किया जाए। और ये जो क्रिटिकल थ्योरी है ये क्यों आई, ये फ़िलोसफर्स के माइंड में ये ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों आया? वर्ल्ड वॉर्स को इन्फ्लुएंस देखते हुए, वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट देखते हुए ह्यूमन लाइव्स पर, उसके बाद नाज़ीज़म का इफ़ेक्ट देखते हुए इन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये जो हम लोग हैं, हम ह्यूमंस पे ये बारबारिज़म ये क्यों आ रहा है, लोग क्यों किल किए जा रहे हैं। ये नाज़ीज़म में हिटलर जो है ये ज्यूज़ को क्यों किल करना चाहता है। तो इनके बिहाइंड रीजनिंग फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने क्रिटिकल थ्योरी पे रिसर्चेस की, इन्होंने रिसर्च की क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए। जब नाज़ीज़म आया, जब हिटलर पार में आया जर्मन में, तो उसने क्या किया, उसने एक एजेंडा उठाया कि जो ज्यूज़ हैं इनको चुन चुन कर किल किया जाए। तो वो क्यों किल किया जाए, ये इसने क्यों किया ऐसे, ये इन्होंने क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए इस इंस्टीट्यूट पे काम किया। जब नाज़ीज़म आया तो ये जो इंस्टीट्यूट था इसको क्लोज़ कर दिया गया 1933 में और ये जो इंस्टीट्यूट था ये मूव कर गया न्यूयॉर्क में। ये फ़िलोसफर्स जो थे उनको यहाँ से किक आउट कर दिया गया, वो यहाँ से भाग गए और उन्होंने जाके न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी मज़ीद रिसर्चेस की। जो अब हमारे फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो पाइनियर्स हैं, जो मेन फ़िलोसोफर्स हैं, उनके नेम हैं मैक्स हॉर्खहाइमर, थियोडोर एडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूस, वॉल्टर बेंजामिन, फ्रेडरिक पोलॉक, ल्यूल वेंथल एंड एरिक फ्रॉम।
इनकी माइन्यूट्स क्या थे, इनके एजेंडाज़ क्या थे। जो फर्स्ट जनरेशन क्रिटिकल थ्योरी थी, इसमें सबसे पहले ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी जो है ये मिथ है। देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिविटी, रेदर देयर इज़ सब्जेक्टिविटी इन दिस वर्ल्ड 20th century, बिकॉज पीपल work in their own intentions or they prefer their own intentions. There is no right to question other intention and void of any perspective. जब आप किसी भी थिंग को, किसी भी पर्सन को इवेलुएट करना चाहते हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को देखना चाहते हैं, तो आपको किसी एक पर्सपेक्टिव में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आप सिर्फ उसकी गुड पॉइंट्स को देखें, आप जस्ट उसके जो हैं वो पॉजिटिव पॉइंट्स को देखें, उसको आप एक पर्सपेक्टिव में जज ना करें, बल्कि आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट करें। और आपका काम जस्ट एग्जामिन करना है, किसी एक पर्सपेक्टिव में नहीं, रैदर इन बोथ, और ऑब्जेक्टिव होगा। मीन्स कि इसमें पर्सनल बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, जब या पर्सनल जो है एक पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। आप किसी शख्स को इवेलुएट करते हैं, मीन्स आपके सामने कोई एक शख्स आया, उसने रूड बिहेवियर किया, तो उसका आपके साथ रूड बिहेवियर ये नहीं बताता कि वो पर्सन जो है वो टोटली रूड है और वो हर एक के साथ रूडली पेश आता है। हो सकता है उसके बिहाइंड कोई रीज़न हो, तो इसलिए वह रूडली पेश आया है, और बाकियों के साथ उसका जो बिहेवियर है वो गुड हो। तो नेक्स्ट इन्होंने बात की ह्यूमन स्टैंडर्ड को रेज़ करने की। ह्यूमन स्टैंडर्ड को रेज़ करना चाहिए, रैदर के हम सब्जेक्टिव थिंग्स पर उसको फोकस दें। हम जो है मटीरियलिस्टिक थिंग्स पर को ह्यूमन स्टैंडर्ड पर फोकस दें। मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं उनकी वैल्यू जो है वो ह्यूमन स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ह्यूमन स्टैंडर्ड को रेज़ करना चाहिए। जब ह्यूमन स्टैंडर्ड रेज़ होगा, जब ह्यूमंस को पैसे के तराजू में नहीं तोला जाएगा, तो क्या होगा, हमारी सोसाइटीज़ में, इस वर्ल्ड में लाइबर्टी आएगी, इमेंसिपेशन आएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी। जब इंसान जो है वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स से आज़ाद हो के एक इंसान की वैल्यू को इवेलुएट किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने बात की रिलेशन बिटवीन थीरी, आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस, के जो कोई बंदा कोई थीरी पेश करता है, अपनी आइडियोलॉजी लेके आता है, उसको चाहिए कि उसकी रियलिटी में प्रैक्टिस करे, ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि ये सोसाइटी में ये थीरी जो है ये वैलिड है या नहीं। जो ह्यूमन नेचर इज़ वेरिएंट नॉट स्टेटिक, ये बात करते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है ये वेरिएंट है, ये कभी भी स्टेटिक नहीं रहती, ये चेंज होती रहती है। ह्यूमन नेचर जो है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम ये वेरी करती है। चाइल्डहुड में एक इंसान की डिज़ायर्स और इसकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो और होती हैं, यंगर एज में इंसान की प्रायोरिटीज़ और डिज़ायर्स और होती हैं। जब वो किसी प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो इंसान की डिज़ायर्स और जो प्रायोरिटी है वो डिफरेंट होती हैं। देन यह वही बात करते हैं लाइबर्टी की, इमेंसिपेशन की और प्रोस्पेरिटी की। किसी भी सोसाइटी में लाइबर्टी, इमेंसिपेशन और प्रोस्पेरिटी कब आएगी, जब आप ह्यूमन स्टैंडर्ड को रेज़ करेंगे, जब आप जो है मटेरियलिस्टिक थिंग्स को ह्यूमन स्टैंडर्ड पर फोकस नहीं देंगे, रैदर आप ह्यूमन स्टैंडर्ड्स को मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर फोकस देंगे, और जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो ह्यूमंस के सामने सप्रेस होके रह जाएं। और ह्यूमन स्टैंडर्ड जब किसी सोसाइटी में डोमिनेंट होगा तो उस सोसाइटी में लिबर्टी, इमेंसिपेशन एंड प्रोस्पेरिटी आएगी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड